जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं इज़राइल और ईरान के हवाले से। इससे पहले हमने देखा था कि इज़राइल ने बेरूत पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और कल रात इज़राइल पे बड़े हमले जो हैं वो किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए ईरान की जानिब से, लगभग 10 के करीब जो हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। जिसके बाद हमने देखा कि इज़राइल ने भी ईरान के कई सूबों पर हमले किए, जिसमें तेहरान सर-ए-फ़हरिस्त है। और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर भी हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि ईरान अटैक कर चुका है इज़राइल पे, अब उसे मेज़ पर आ जाना चाहिए और एक बार फिर मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इस्माइल बक़ाई की जानिब से ये पैगाम आया, उनका कहना ये था कि अगर ये जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होती तो उसका कसूरवार अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को डील दे रखी है। यही वजह है कि ईरान ने पहले तौर पर ही वाज़ेह कर दिया था कि लेबनान पर अटैक, ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एहसन अहमद खान साहब, दिफ़ाई तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक़्त का। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बारे में ये कहा कि ईरान अटैक कर चुका है। मैं अब चाहूँगा कि इज़राइल जो है वो रिटेलिएट ना करे और ये पैगाम दूँगा इज़राइल को कि वो हमला ना करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अस्फ़हान और तेहरान पर भी इज़राइल की जानिब से हमला किया गया। एक बार फिर इस जंग का आगाज़ होने जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, देखें, ये जो 28 फरवरी को जो बात सारी शुरू हुई, वो एक फुल फ्लेज वॉर से अब हम एक स्टेलमेट की शक्ल में देख रहे हैं। एक अनाउंस सीज़ फायर मौजूद है, लेकिन उसमें कंसिडरेबल वायलेशन है सीज़ फायर की, तीनों पार्टीज़ की तरफ से, किसी एक की तरफ से नहीं। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि ना जो डिप्लोमेसी है वो भी चल रही है। कल आपके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो थे वो ईरान में थे और वो उस डिप्लोमेसी के और जो नेगोशिएशन चल रहे हैं उसकी एक्सटेंशन में कुछ पैगामात ईरानी लीडरशिप के पास गई हैं। लेकिन इस सारे के अंदर जो एक सेंट्रल किरदार है वो स्पॉइलर इन चीफ मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का है, जी। जो किसी ना किसी तरीके से इस जंग को जारी रखना चाहते हैं। अब जब ईरान की रिक्वायरमेंट है कि सीज़ फायर है, तो सीज़ फायर ऑल फ्रंट्स पे, जिसमें लेबनान भी शामिल है। बिल्कुल। लेकिन डिस्पाइट प्रेसिडेंट ट्रंप की भी बार-बार तंबीह के, वो जो जो हिज़्बुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशंस हैं और खाली साउथ लेबनान में नहीं, बेरूत के अंदर भी, कैपिटल के अंदर जाके वो स्ट्राइक कर रहे हैं। जी। इस सारे के अंदर जो एक चीज़ सामने नज़र आती है वो ये है कि इज़राइल किसी तरीके से नहीं चाहता कि ये जंग जो है वो रुके, बल्कि ये एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाए। इसीलिए मैं टर्म स्पॉइलर इन चीफ इस्तेमाल करता हूँ नेतन्याहू के लिए, क्योंकि वो उसमें एक सबसे बड़े स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा देखें, सदर ट्रंप जो है ना वो काफ़ी हद तक इस जंग से बोर हो चुके हैं, बिकॉज़ वो एक तारीख देते हैं, एक वो बयान देते हैं कि जी 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हम बहुत आगे, हाँ, तेज़ी से बिल्कुल, आगे उनका जा रहे हालिया हैं। बयान मौजूद है कि 9 या 10 जून को जो है वो मुआहिदा तय पा सकता था और उसके बाद हमने फिर देखा कि तो जंग का आगाज़ हो गया। जी, तो वो उनके साथ जो जो उनके सराउंडिंग में एक थियोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप है, जो कि इज़राइल को और बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करता है। वो भी, उसने भी ट्रंप को ना एक कॉर्नर में किया हुआ है कि जिसकी वजह से जो नेगोशिएशंस में, हर नेगोशिएशन के स्टेप के अंदर कुछ नए जो गोल पोस्ट हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जो कि ईरान के लिए मानना पॉसिबल नहीं होते। अच्छा, ईरान में भी कोई सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे भी एक थियोलॉजिकल फुटिंग है, वहां पे भी एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है और उन्हें ये नजर आ गया है कि हुर्मुज के ऊपर जो उन्होंने कंट्रोल अपना शो किया है, जिसकी जी। वजह से एक जो सुपर पावर है वो अपनी विम्स एंड विशेस को उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। अभी ईरान अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि उसने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना है। और यहाँ पे एक जो चीज सामने हम अगर देखें कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है जी। वो काफी हद तक हेल्पलेस है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने में, और ये पिछले 2025 से लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिकन प्रेशर है हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हिजबुल्लाह के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर मौजूद है सही। और लेबनीज आर्म फोर्सेस जो हैं
वो इसको अचीव नहीं कर पा रहे। ये जो खास तौर पे लबनान, उससे पहले जो गजा में हुआ और फिर जो वेस्ट बैंक में वहशियाना कार्रवाइयां हो रही हैं इसराइल की तरफ से, जी और अब जब लबनान में भी वो बॉर्डर से 30 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जा चुके हैं, लथानी रिवर से भी आगे वो चले गए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के लिए भी एक टेस्ट केस है जिसमें बजाहिर और मेरे अपने ओपिनियन में यूएन हैज मिजरेबली फेल्ड टू चेक कि इजराइल जो कुछ कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड। अच्छा, लेकिन उसका थोड़ा सा एक तासर इस तरह भी आता है कि अगर आप देखें जो अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जब वोटिंग हुई और उसमें जर्मनी को शिकस्त हुई है जी ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल के अगेंस्ट, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स के ग्रुप में, उसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने कहा कि जी प्रोबेबली इसमें जो एक जर्मनी की सपोर्ट थी सही इसराइल के लिए, उसकी वजह से हमें ये हुआ। एक जो जनरल तासर आ रहा है, जी वाइल अमेरिका में भी जो सपोर्ट इसराइल के लिए वेन आउट कर रही है, सदर ट्रंप खुद भी जंग से निकलना चाहते हैं, जो सेंट्रल पॉइंट है जिसकी वजह से ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही अच्छा, हैं, लेकिन ऐसे में सबसे वो बड़ा यहाँ पे सवाल ये इसराइल। होता है, जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम और दीगर जरीदों ने भी इसको रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को क्रेजी, पागल और नाशुक्रा तक कह दिया था, और काफ़ी मीडिया ने जो है काफ़ी सारे जरीदों ने जो है इसको कोट भी किया था। उसके बाद भी नेतन्याहू ने जो है वो लेबनान पर हमला कर दिया, बेरूत यानी कि कैपिटल पे हमला कर दिया, और ईरान की जानिब से जैसे आपने खुद कहा वाजे कह दिया था कि अगर बेरूत पे हमला किया गया तो समझे आपने ईरान पे हमला कर दिया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ले रहे थे ताकि दोबारा जंग की तैयारी की जाए और एक बार फिर भरपूर अंदाज में ईरान पर हमला किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, इसमें दो तीन चीजें शामिल हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त एक मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ इस जंग के खिताब पे एक पॉजिटिव नैरेटिव चाहिए। देखिए, उनके मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं ऑलरेडी। जो 2 दफा पहले कांग्रेस में डिफीट हो गया था नोशन कर्टेलिंग द प्रेसिडेंट्स पावर्स टू वेज वॉर, उसमें भी अब ऑल्दो कि उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें भी नोशन को डिफीट हो गई और डेमोक्रेट्स इस दफा जीत गए उसमें। जी आगे जो है इनके अपने इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इस जंग से देखें एक आम अमरीकी को क्या हुआ है, उसकी इन्फ्लेशन जो है अमेरिका में इस वक्त वो 3 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर है कोविड के बाद से। बिल्कुल जो गैसोलीन जंग शुरू होने पे 2.4 लीटर्स एवरेज प्राइस थी अमेरिका में, वो इस वक्त $4.16 पे है। कैलिफोर्निया में $6 पे, और वो जो मिड वेस्ट और सेंट्रल अमेरिका जो हार्डकोर ट्रम्प के फॉलोअर्स हैं, वहां पे भी $3.5 में। तो एक आम अमरीकी के ऊपर इसके असरात, जी डिस्पाइट कि अमेरिका एक मेजर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से है, लेकिन उस पर एक आम अमेरिकी का तो वोट बैंक के अंदर ट्रांजिशनिंग आ रही है। तो उन्होंने इलेक्शन भी देखा। अच्छा, यही चीज उधर भी है, इसराइल में भी है, क्योंकि जो उनके अक्टूबर में इलेक्शन होने थे वो एक पार्टी के कोalition में निकलने से पहले, अब वो यौम कपूर से पहले अपना इलेक्शन करना चाहते। दैट वुड बी मिड सितंबर समवेयर, जहाँ पे इलेक्शन होगा। नेतन्याहू को उसमें भी अपनी पार्टी को जिताने के लिए कुछ अपनी आवाम को बेचना है, और वो कि जी मैंने इसराइल को अपने नेबरहुड के अंदर सिक्योर कर लिया, और वो नहीं बेच पा रहा बिकॉज इसराइल में आप देखें वो जो नंबर ऑफ इसराइलीज का जो एक्सोडस हो रहा है इसराइल से कंटिन्यूस वॉर की वजह से, आईडीएफ थक चुकी है, जो उनके वॉर एम्स है वो पूरे नहीं हो पा रहे। लेकिन ऐसे तो साहब ईरान को वो ये बड़ा सवाल एक यहाँ पे ये भी है कि जब ईरान ने हमला किया इसराइल पे और गालिबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए यरूशलेम में और दीगर प्रोविंसेस में, उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि ठीक है ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं ईरान से कहूँगा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। तो क्या आपको लगता है कि जो शराइत, जो निकात अमेरिका ने पेश किए हैं, चाहे वो यूरेनियम का मामला हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला हो, या फिर ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो उनके एसिड फ्रीज हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए, उन मामलों पर बाआसानी अमेरिका जो है वो मान जाएगा? 1-2 पे तो मान ही सकता है, जैसे कि पाबंदी हटाई जा सकती हैं। देखिए, ये 47 साल का मिस्ट्रस है, दोनों साइड एक दूसरे से आप कह रहे हैं कि दे डोंट, और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर तो बिल्कुल ओपनली कह चुके हैं, ये ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन हुआ था इंडिया में, कहने से कि जी हमें अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं है, और वो वजह है उनकी बात, क्योंकि गोल पोस्ट चेंज होना, एक JCPOA जैसे एक
वो एक डील ऑफ द सेंचुरी जिसको उन्होंने वो कर दिया, जस्ट विद स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म कर दिया। और उसके बाद पिछले साल का अटैक, नेगोशिएशन के दौरान अटैक, लीडरशिप का कत्ल, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, मिसट्रस्ट की वजह क्या है? जब आप सैंक्शंस की जब आपने बात की, जब ये JCPOA जब हुआ था तो उसके अंदर ये एम्बेडेड शक थी कि अगर ईरान यूरेनियम की अफसुदगी के ऊपर कंट्रोल करता है, उसको 3% के ऊपर ले आता है, जी तो जो एसेट्स हैं वो रिलीज होंगे। तो एसेट्स रिलीज नहीं हुए, इसी वजह से तो मिसट्रस्ट अवेलेबल। सो यहाँ पे जो एक मीडिएटर का रोल है जो कि पाकिस्तान प्ले कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मीडिएटर दोनों साइडों के अंदर उस ट्रस्ट को वापस कैसे ला सकेगा। इसीलिए ये जो बहुत सारे, खासतौर पर हमारे मशरकी बॉर्डर से ये आवाज आती है कि जी पाकिस्तान एक मैसेंजर बॉय का किरदार हो रहा है। नहीं, ये मैसेंजर बॉय नहीं, ये बहुत बड़ी मीडिएशन एफर्ट है जिसमें CDF का किरदार, प्राइम मिनिस्टर जी का किरदार, फॉरेन मिनिस्टर का, अभी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी सोची समझे तरीके से इस चीज को लिया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने नेबरहुड में एक साइड पे एक पागल दुश्मन बैठा हुआ है, अफगानिस्तान भारत में डिस्टेबलाइजेशन है, ईरान की जंग से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सो हमारा ये रोल बनता है कि हम किसी न किसी तरीके से इस मीडिएशन को पॉजिटिव वे में इस जंग को खत्म कर सके। आपने जो बात की, जो जिसपे सदर ट्रंप का जो खुद सोशल के ऊपर एक वो भी था, उसमें उन्होंने दो पर्टिकुलर वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि कुछ जो है ना चीजों की इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी जो है वो बीच में आ जाती है। सही अच्छा, मैं इसको मेरी नजर में उनका इशारा स्क्वेयरली ये इजराइल की तरफ है, क्योंकि इजराइल इज वन दैट प्रॉक्सी इन द वॉर जो कि इस चीज को सेटलमेंट की तरफ जाने नहीं दे रही। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जी अमेरिका में एपैक का एक और इदारा है जिसको कहते हैं अमेरिकन इजराइल एजुकेशन फाउंडेशन, सही जिसका एक बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है दोनों पार्टियों में, डेमोक्रेट्स में भी और रिपब्लिकन में भी। लेकिन रिपब्लिकन्स में उनका कंट्रोल ज्यादा है और उन्होंने काफी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी है रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स के अंदर और कांग्रेसमैन के अंदर। वो बिल्कुल। कभी भी ऐसी चीज ऐसी इतने आराम से नहीं होने देंगे जो कि इजराइल के फेवर में नहीं होगी। सो अनलेस अच्छा, प्रेसिडेंट 4 ट्रम्प रिपब्लिकन्स ने जो है वो वोट कास्ट किया था मुकम्मल जंगबंदी पे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप अपना कमेंट पूरा कर लें एहसन साहब। तो मैं कह रहा था कि ये अभी जो है ना, जो मैंने बीच में शुरू में एक बात की थी, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो अब इस जंग से तंग आ चुके हैं। वो सही उनकी जो भी आपने इनकी क्लिप भी एक NBC न्यूज के साथ इंटरव्यू में एक बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से ना अब ही वांट्स टू गेट ओवर विद दिस। सो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, और मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा ईरान को भी अपने आप को रेन इन करना पड़ेगा। आपने लेबनीज प्राइम मिनिस्टर का बयान शायद सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी ईरान शुड नॉट यूज लेबनन और हिज एज अ बार्गेनिंग चिप फॉर इट्स नेगोशिएशन विद बिल्कुल। US, क्योंकि वहां पे भी अब इस चीज के ऊपर एक ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। देखिए, किसी का दिल नहीं करता कि दूसरा मुल्क आए और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करे। UN को अपना रोल जो जो कलेक्टिव पीस के लिए उसका है, उसके चार्टर में शामिल है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बार फिर इस जंग का आगाज़ हो गया है, अगर ये कहना गलत ना होगा कि ईरान ने रिटालिएट किया इसराइल पे, क्योंकि इसराइल ने बैरूत पे हमला किया था और ईरान की जानिब से वाज़ेह कह दिया गया था कि बैरूत पे हमला ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।